पे कितना असर पड़ेगा, इसको कहते हैं हम इलास्टिसिटीज। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन आप खुद पढ़ लेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स में दो तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है, नोट कर ले अपने पास। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसमें आगे जाके फिर टाइप्स भी होती हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे आज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? देखिए कि फॉर एग्जांपल गुड्स की प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल गुड्स की प्राइस गिर गई तो क्या उसकी डिमांड में इजाफा आएगा, उसकी डिमांड में इंक्रीज आएगा, कि उसके डिमांड में डिक्रीज आएगा, कि उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, प्राइस तो हुई डिक्रीज, क्लियर, लेकिन क्या उसकी डिमांड में इंक्रीज होगी, उसके डिमांड में इंक्रीज ना होगी, या उसके डिमांड में डिक्रीज होगी। तो प्राइस चेंज होने से दो तीन चीजें हमारे सामने आती है, या तो प्राइस में डिक्रीज आया तो डिमांड में इंक्रीज आएगा, या डिमांड में बिल्कुल डिक्रीज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा, या डिमांड में डिक्रीज आ जाएगा, उलट हो जाएगा, जिस तरह गिवन गुड्स थे। क्लियर, तो डिफिनीशन देख लेते हैं। ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर ए गुड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितनी चेंज आई, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितनी चेंज आई, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है, अगर प्राइस में चेंज हो और उसके मुकाबले में डिमांड में चेंज आए, तो उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे इसके एग्जांपल है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा मुझे। डिफिनीशन में कोई इशू कि प्राइस में चेंज आने से, प्राइस में चेंज आया तो उसका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड में कितना चेंज आया, तो इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी, डिफिनीशन में कोई इशू? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं 2 रुपए से 1 रुपए प्राइस, फॉर एग्जांपल प्राइस थी 2 रुपए, वो 1 रुपए पे आ गई। जब प्राइस थी 2 तो डिमांड थी हमारे पास 100। ठीक है, ठीक है, जब प्राइस 1 रुपए हुई तो डिमांड हमारे पास हो गई 200। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक, कि प्राइस डिमांड हमारे पास इलास्टिक है, क्योंकि प्राइस में चेंज आया जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आया, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिक। इंशाल्लाह मजीद अभी एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे। डिफिनीशन में कोई इशू? जी, सारे क्लियर कर दें। आई रिपीट कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता हो, प्राइस में डिक्रीज आया या प्राइस में चेंज आया जिसकी वजह से डिमांड में भी डिक्रीज आया या इंक्रीज आया, डिमांड चेंज हुई, तो इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस की वजह से। जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये सारे कंफर्म कर दे। आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। जी, अब हमें किस तरह पता लगेगा, कि एक प्रोडक्ट इलास्टिक है कि एक प्रोडक्ट इनइलास्टिक है। फॉर एग्जांपल प्राइस में चेंज आया, प्राइस में डिक्रीज आई, लेकिन डिमांड में इंक्रीज नहीं आया। ठीक है, हालांकि प्राइस में तो डिक्रीज आया लेकिन डिमांड में इंक्रीज नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट इनइलास्टिक है, इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। यानी ये अगर प्राइस में चेंज भी हो ना तो ये कोई इफेक्ट नहीं करता, ये रिस्पॉन्स नहीं करता प्राइस को, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको कहते हैं इनइलास्टिक। क्लियर, तो एक प्रोडक्ट या तो इलास्टिक होगा या एक प्रोडक्ट इनइलास्टिक होगा। अगर प्रोडक्ट रिस्पॉन्स करता है प्राइस के मुकाबले में, प्राइस में डिक्रीज आया, प्रोडक्ट में की डिमांड में इंक्रीज, तो हम कहते हैं कि जो डिमांड है ना प्रोडक्ट की वो इलास्टिक है। लेकिन अगर प्राइस में डिक्रीज आ जाती है, सही है, और डिमांड में इंक्रीज नहीं आती, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना इसकी डिमांड इनइलास्टिक है।
अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। 6-7 नंबर तक वो पूछ सकते हैं आपसे कि यार वो कौन कौन से जो डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हमारे पास नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट की नेचर या तो नेसेसिटीज होगी या तो लग्जरी होगी। ये तो क्लियर है ना, ये नेसेसिटीज और लग्जरी। ठीक है जी। अगर प्रोडक्ट की नेचर नेसेसिटीज है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, सही है, तो उसकी प्राइस जितनी भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तब भी लोग डिमांड करेंगे। हालांकि हमने डिमांड में क्या पढ़ा कि प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड में डिक्रीज आएगा ना, लेकिन इधर तो प्रोडक्ट इनइलास्टिक है क्योंकि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। भाई प्राइस जितनी भी हाई हो जाए और एक चीज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जरूरी है, तो तब भी वो क्या होगा हमारे लिए, तब भी हम उसकी डिमांड करेंगे। इसका मतलब ये है कि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होती है, प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट हमारे लिए लग्जरी है, ठीक है, और उसकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो हम उसकी डिमांड डिक्रीज कर देंगे क्योंकि वो हमारे लिए लग्जरी है, वो हमारे लिए कंफर्ट्स है। तो कंफर्ट्स और लग्जरी के लिए डिमांड इलास्टिक और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए डिमांड इनइलास्टिक। पहला पॉइंट पढ़ ले और कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आ जाऊंगा, थोड़ा से टेक्निकल पॉइंट्स हैं। आई रिपीट कि एक प्रोडक्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो तो उस वट एवर द प्राइस इज, क्लियर। मैं इमरान में रिपीट करता हूँ, मैंने कहा भाई कि एक प्रोडक्ट अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ठीक है ना, वेजिटेबल्स हो गए आपकी, वीट वगैरह हो गए आपकी, शुगर, अगर एक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है तो उसकी प्राइस जितनी भी ज्यादा बढ़ेगी तब भी हम डिमांड करेंगे उस। हालांकि प्राइस तो बढ़ गई, हमें क्या करना चाहिए था, हमें उसकी डिमांड में डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन हमने प्राइस बढ़ने से हमने उसकी डिमांड में डिक्रीज नहीं किया, हमने प्राइस के मुकाबले में उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है ना। हालांकि हमें रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए था कि उसकी डिमांड डिक्रीज कर लेते, लेकिन चूंकि वो नेसेसिटीज है उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है ना, लेकिन हमने डिमांड में डिक्रीज नहीं किया। लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक प्रोडक्ट लग्जरी है और उसकी प्राइस बढ़ जाए तो हम उसकी डिमांड में डिक्रीज कर देंगे। प्राइस बढ़ गई, हमने डिमांड में डिक्रीज कर दी, क्यों, क्योंकि वो लग्जरी है हमारे लिए। तो नेसेसिटीज के लिए डिमांड इनइलास्टिक और लग्जरी के लिए इलास्टिक। जी बिल्कुल हो सकती, इनइलास्टिक हो सकती है, बिल्कुल गिवन गुड, सही समझे आप जी। ये पहला पॉइंट सारा कंफर्म कर दे यार, ये पहला पॉइंट सब कंफर्म कर दे, कोई इशू हो, आसान है। अगर हम प्राइस इंक्रीज होता है और हम उसकी डिमांड में डिक्रीज करते हैं तो इलास्टिक, अगर प्राइस में चेंज आ जाता है या इंक्रीज हो जाते हैं और उसमें डिमांड में डिक्रीज नहीं करते तो इनइलास्टिक। सिंपल है भाई, सिंपल रूल कि हम रिस्पॉन्स क्या करते हैं ना प्राइस के मुकाबले में, प्राइस में अगर चेंज आ जाता है तो उसके मुकाबले में हम, अगर हम प्राइस को रिस्पॉन्स करते हैं, प्राइस इंक्रीज होता है और हम अपनी डिमांड डिक्रीज कर देते हैं तो इलास्टिक, ठीक है। और अगर प्राइस इंक्रीज होता है और हम उसको डिमांड में डिक्रीज नहीं करते तो इनइलास्टिक, क्योंकि हमने प्राइस के मुकाबले में उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। भी प्राइस का हमारी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर प्राइस हमारी डिमांड को इफेक्ट नहीं कर पाएगी तो इनइलास्टिक, और अगर प्राइस हमारी डिमांड को इफेक्ट कर लेती है तो इलास्टिक। जी जी शफकत अजहर, जी शाबाश, ठीक है, बाकी भी क्लियर कर दे। जी शफकत, सही है जी। जी आसिफ, इकरा, कामी, मुस्कान, सब कंफर्म कर रही। अगर ये पहला पॉइंट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह आगे भी फिर मसला नहीं बनेगा। जी जिसके नाम नहीं भी लिए काइंडली, सही है अहमद, ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं फिर। सही है हमजा, गुड। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स तो आप जानते हैं कि एक दूसरे के जो रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं।
अगर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको वही पुरानी मिसाल देता हूँ टी और कॉफी की, क्लियर जी। अगर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक होगी। किस तरह? देखिए फॉर एग्जांपल कॉफी की प्राइस बढ़ गई, क्लियर जी। कॉफी की प्राइस बढ़ने से उसके कंज्यूमर टी की तरफ शिफ्ट हो जाए, हालांकि टी की प्राइस कांस्टेंट रही। तो हुआ क्या, क्योंकि कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी अवेलेबल था, तो कॉफी की प्राइस बढ़ने से उसके नंबर ऑफ कंज्यूमर अब इधर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी की डिमांड में डिक्रीज आ जाएगा ना। कॉफी की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड में डिक्रीज आया, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट इलास्टिक, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट टी अवेलेबल है। क्लियर जी, कि कॉफी की प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर ने क्या इफेक्ट किया, कंज्यूमर ने डिमांड में डिक्रीज की, उसने रिस्पॉन्स दिया कि यार प्राइस बढ़ गई, अब हम कॉफी नहीं लेंगे, हम टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ। लेकिन अब प्रोडक्ट क्या है, कॉफी क्या है हमारे लिए, इलास्टिक। लेकिन फॉर एग्जांपल टी अवेलेबल नहीं है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी ही नहीं है। अब क्या होगा, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ेगी भी तो कंज्यूमर क्या कर लेंगे, क्योंकि उसके पास वो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, उसको मजबूरन कॉफी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन कंज्यूमर तो इधर शिफ्ट नहीं हो सकते, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो फिर होगा क्या, वो हाई प्राइस पर भी कॉफी की डिमांड करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो फिर क्या होगा, इनइलास्टिक। इन शॉर्ट, कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो प्रोडक्ट होगा इलास्टिक, प्रोडक्ट की डिमांड होगी इलास्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक। इफेक्ट की वजह से यार, इफेक्ट की वजह से, सिर्फ इंक्रीज नहीं, मैं इंक्रीज नहीं, डिमांड पड़ रहा है ना हम, इफेक्ट की वजह से। इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि प्राइस बढ़ने से, प्राइस में चेंज आने से, तो चेंज में इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर प्राइस में चेंज आ गई तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा डिमांड पे। बिल्कुल जी शमीन, इसमें इस तरह है ना कि अगर सब्स्टिट्यूट, तो बिल्कुल जी दो मुख्तलिफ, देखो आप टपाल और वो कोई और ब्रांड ले आपने ना, तो वो एक दूसरे के, अगर वो एक ही कंपनी के ना हो, ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अजर अजर हम इफेक्ट की हिसाब से पढ़े, जरूर नहीं कि सिर्फ प्राइस में इंक्रीज आ जाए, प्राइस में डिक्रीज भी आ सकती है। तो मैंने पहले लिखा कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितनी चेंज आ गई, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक। तो अगर प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आ जाती है तो प्रोडक्ट होगा इलास्टिक। अगर प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज नहीं आती तो इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक। जी अजहर, कौन सी क्लॉथ वाली एग्जांपल? जी अजहर, मैं नहीं समझा। तो कोई असर नहीं हुआ ना, कोई चेंज नहीं है ना, प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि प्राइस में इंक्रीज आएगा तो डिमांड में डिक्रीज आएगा, तो इसका मतलब है कि हमने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया ना, जो हमारी जो नेचुरल लॉ थी, लॉ ऑफ डिमांड। ये दो पॉइंट्स में कोई इशू। देखो अजहर भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर प्राइस में चेंज आ जाता है ना, फॉर एग्जांपल प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता है और डिमांड में भी उसका रिस्पॉन्स आ जाता है ना, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक। नहीं नहीं यार, ये तो इन इलास्टिक होगा ना, हमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया ना। अगर मैं इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब फिर ग्रुप में दे देता हूँ, आप काइंडली फिर मुझे टेक्स्ट कर लेना, मैं इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा आपका। जी बाकी को क्लियर है कि नहीं, ये नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और ये दो पॉइंट्स। अगर इंशाल्लाह आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब इसको काइंडली थोड़ा सा होल्ड कर ले, इंशाल्लाह ये मिल जाएगा आपको। जी जी, बाकी भी कंफर्म कर दे, अगर कोई इशू है तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। यार ये सिंपल है, सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंपल कंसेप्ट है कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितनी चेंज आई,
इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस में चेंज आ जाती है और डिमांड में भी चेंज आ जाती है तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक। अगर प्राइस में चेंज आ जाती है और डिमांड में कोई चेंज नहीं आती, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक। सिंपल। अगर इंशाल्लाह आपको आपके सवाल के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे सबके सब, काइंडली आप जी बिल्कुल। अगर टी की प्राइस डिक्रीज हुई, टी की प्राइस डिक्रीज हुई और उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में इंक्रीज आए, क्योंकि चेंज आया ना, चेंज इन प्राइस और डिमांड में भी चेंज आए, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक। इंशाल्लाह अभी आगे एग्जांपल पढ़ेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब गुड हैविंग सेवरल यूजेस, ठीक है, देखो मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ यूजेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी को हम नेसेसिटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको हम कंफर्ट और लग्जरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम फॉर एग्जाम्पल घर के जरूरी कामों के लिए यूज करें तो ये होगी नेसेसिटीज। लेकिन अगर उसको हम फॉर एग्जांपल गर्मियों में एसी लगाने के लिए और सर्दियों में हीटर लगाने के लिए यूज करें तो ये हमारे लग्जरी और कंफर्ट। तो अब एक ही चीज के मुख्तलिफ यूज हुए हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आप नेसेसिटी के लिए यूज करते हो, फॉर एग्जांपल लाइट वगैरह के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत भी बढ़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में बहुत भी चेंज आए, तो आप लोग क्या कर लेते हो, आप तो उसकी डिमांड तो डिक्रीज नहीं कर सकते ना, क्योंकि घर में लाइट लगाना ये तो जरूरी है। सही जी। तो ये इनइलास्टिक होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ जाए तो आप फिर क्या करते हो, फिर आप एसी कम लगाते हो, आप हीटर कम लगा लेते हो, आप थोड़ा सा कोई जो चीजें गैर जरूरी है उसको फिर आप कम कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि यार प्राइस बढ़ गई है तो हम थोड़ी सी इसकी कंजम्पशन कम कर देंगे, आप फिर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थोड़ी कम कर लेते हो, ठीक है, कंजम्पशन थोड़ी कम कर लेते हो, तो फिर आपके लिए इलास्टिक। तो अगर एक चीज का इस्तेमाल नेसेसिटीज के लिए भी हो और कंफर्ट के लिए भी हो, तो नेसेसिटीज के लिए अगर प्राइस में चेंज आ भी जाए ना तो आप अपनी डिमांड चेंज नहीं कर लेते। लेकिन अगर वही चीज आप उसके लिए यूज करते हो कंफर्ट या लग्जरी के लिए और उसकी प्राइस में चेंज आ जाए तो आप उसकी डिमांड में चेंज कर लेते हो। जी तीसरा पॉइंट आप साथ साथ पढ़ते जाएं। मैं कोई फर्क नहीं है ना पहले पॉइंट और तीसरे पॉइंट में, लेकिन वो हेडिंग थोड़ी सी ज्यादा हुई। ठीक है, उसने वो पहला पॉइंट फूड्स के हवाले से पूछा, ठीक है ना, और ये पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। सही है जी। तो इस और इसमें कुछ पॉइंट बस थोड़ी सी हेडिंग का फर्क है। तो उसने अभी किताब में दिया तो आप भी कर ले। ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह अपनी बाइक की मिसाल भी ले सकते हो ना। बाइक आप कॉलेज या जरूरी काम के लिए भी यूज कर सकते हो और ऐशी के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप पेट्रोल की प्राइस फॉर एग्जांपल बढ़ जाए तो आप फिर क्या कर लेते हो, फिर तो आप बाइक कॉलेज तो आना नहीं छोड़ोगे ना, आपके तो यार ये तो जरूरी है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाए और फिर आपके तो यार सैर सपाटे के लिए नहीं जाते क्योंकि पेट्रोल महंगे है तो इसका थोड़ा सा कंजम्पशन कम कर लेंगे। तो इस तरह आप बहुत सी चीजें देख सकते हो। जी जी खालिद भाई क्लियर है कि नहीं ये तीनों पॉइंट? बाकी क्लास में खामोशी है यार, बाकी रिप्लाई नहीं कर रहे बाकी दोस्त। ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स, सही है। अच्छा, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है जी। और पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ शॉर्ट होती है। क्लियर? अब ड्यूरेबल गुड्स की फॉर एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार इसको मैं बाद में खरीद लूंगा, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा गुड्स जिसकी लाइफ ज्यादा होती है और उसकी प्राइस आज बढ़ जाए तो आप लोग क्या कर लेते हो, आप कहते हो कि यार इसको मैं बाद में खरीद लूंगा जब प्राइस गिर जाएगी। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से आपने डिमांड में डिक्रीज की। क्लियर? तो ड्यूरेबल गुड्स के लिए डिमांड इलास्टिक, लेकिन पेरिशेबल गुड्स
क्योंकि आपको पता है कि यार पेरिशेबल गुड स्टोर भी नहीं हो सकते और शायद ये फ्यूचर में अवेलेबल भी ना हो, और आज उसकी प्राइस बढ़ भी जाए तो आपने मजबूरन खरीदना होता है। तो पेरिशेबल गुड्स के लिए डिमांड इनइलास्टिक होती है। ये देख लें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। सही है जी। तो ड्यूरेबल गुड क्योंकि आप डिमांड पोस्टपोन कर सकते हो, अगर आज उसकी प्राइस में चेंज आ भी जाए ना तो आप उसकी डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, क्योंकि वो फ्यूचर में भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो स्टोरेबल होते हैं। ठीक है, जब कहते हैं यार इसको मैं बाद में ले लूंगा, कोई मसला नहीं है, क्लियर। लेकिन पेरिशेबल गुड्स क्योंकि ये स्टोरेबल नहीं होते, और आप कहते हो कि यार इसको शायद ये फ्यूचर में अवेलेबल भी ना हो और ये स्टोरेबल भी नहीं, शायद ये स्टॉक अवेलेबल ना हो सप्लायर के पास, फिर तो आज आप उसको ले लेते हो। लेकिन अगर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपको लगे कि फ्यूचर में एक ड्यूरेबल गुड्स अवेलेबल ना हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्यूचर में एक ड्यूरेबल गुड्स अवेलेबल ना हो, तो आज आप उसकी डिमांड कर लेते हो, हालांकि आज उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी पढ़ ले जरा, ड्यूरेबल गुड्स। जी प्राइस लेवल, यार दो तरह के गुड्स होते हैं, मैंने आपसे कहा था, एक इंफीरियर गुड्स और एक सुपीरियर गुड्स, ठीक है ना। इंफीरियर गुड्स मैंने आपसे कहा था कि साल्ट वगैरह जिसकी प्राइस कम हो। इंफीरियर गुड्स फॉर एग्जांपल डायमंड वगैरह, लग्जरी कार वगैरह जिसकी प्राइस बड़ी हाई होती है। तो दोनों के लिए, चाहे इंफीरियर गुड्स हो चाहे सुपीरियर गुड्स हो, दोनों सिचुएशन में आपकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। यार फॉर एग्जांपल नमक की प्राइस कितनी होगी, 5 से 6 पे चली जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस बढ़ गई और आपने डिमांड डिक्रीज कर दी, क्लियर। नमक की प्राइस कितनी बढ़ जाएगी यार, से या माचिस का जो डब्बा है उसकी प्राइस कितनी बढ़ जाएगी कि आप उसकी डिमांड डिक्रीज कर लेंगे। तो जो हाई प्राइस आइटम होते हैं ना, हाई प्राइस आइटम या लो प्राइस आइटम, ठीक है, जिसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, उसकी प्राइस मजीद कितनी बढ़ जाएगी या मजीद कितनी कम हो जाएगी कि आपके डिमांड को इफेक्ट कर लेंगे, क्लियर। तो हाई प्राइस आइटम या लो प्राइस आइटम दोनों के लिए डिमांड होती है इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल नमक, यार नमक की प्राइस मजीद कितनी गिर जाएगी कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, या नमक की प्राइस मजीद कितनी बढ़ जाएगी कि आपकी डिमांड में डिक्रीज आ जाएगा, वो तो ऑलरेडी एक लो प्राइस आइटम है। या माचिस की जो डब्बी है वो 5 से ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए पे चली जाएगी, तो लोग तो डिमांड में डिक्रीज नहीं कर देंगे ना, क्योंकि वो तो गरीब भी अफोर्ड कर सकते हैं और अमीर भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो लग्जरी आइटम होते हैं, जो मर्सिडीज वगैरह, जो बड़े हाई ब्रांडेड कार्स होती हैं, या डायमंड वगैरह या गोल्ड वगैरह, वो तो ऑलरेडी हाई प्राइस लेवल पे होते हैं, गरीब तो ऑलरेडी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और अमीरों के लिए उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भाई उसकी प्राइस जितनी भी बढ़ जाए अमीर उसको ले लेंगे, ठीक है ना। भाई डायमंड की प्राइस कितनी भी गिर जाए ना, कितने भी, तब भी गरीब नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो इतने हाई प्राइस आइटम होते हैं ना कि वो गरीब के अप्रोच से ही बाहर है, ठीक है। और उसकी प्राइस जितनी भी बढ़ जाए, ठीक है ना, तो अमीर उसको ले पाएगा। तो हाई प्राइस आइटम हो चाहे लो प्राइस आइटम, दोनों सिचुएशन में डिमांड होती है इनइलास्टिक। जी प्राइस लेवल में कोई इशू, अगर एक हाई प्राइस आइटम है तो गरीब तो पहले से नहीं ले पाएगा, ठीक है ना, उसकी प्राइस बहुत भी गिर जाए ना तब भी गरीब नहीं ले पाएगा, तो गरीब के लिए तो ये है इनइलास्टिक। अमीर के लिए उसकी प्राइस जितनी चाहे बढ़ जाए या गिर जाए, अमीर के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी खरीद रहा था। तो दोनों सिचुएशन में इनइलास्टिक। एक और एक लो प्राइस आइटम है, फॉर एग्जांपल माचिस की डब्बी या फॉर एग्जांपल नमक, तो वो तो गरीब भी ले पाता है और अमीर भी, तो नमक कितना महंगा हो जाएगा, ठीक है, कि वो गरीब अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो जितना भी महंगा होगा तब भी गरीब अफोर्ड कर पाएगा, और अमीर तो अफोर्ड कर पा रहा है उसको। तो दोनों में इनइलास्टिक होती है। जिस जी प्राइस लेवल में कोई इशू, जी सलमान, सही है जी। भाई इनकम लेवल, भाई पहला पॉइंट, प्राइस लेवल और इनकम लेवल मिलते जुलते हैं, यार याद रखें, चाहे गरीबों के लिए और अमीरों दोनों के लिए इनइलास्टिक होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज
यार एक गरीब बंदे की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए ना, तब भी वो मर्सिडीज को खरीद नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। चाहे डायमंड की प्राइस कितनी भी गिर गिर जाए ना, और गरीब की प्राइस इनकम कितनी भी बढ़ जाए ना, तब भी वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन एक अमीर बंदा है जिसकी ऑलरेडी हाई इनकम लेवल है, सही है ना, तो उसके लिए डायमंड को खरीदना, डायमंड की प्राइस में गिर जाए या बढ़ जाए, मर्सिडीज की प्राइस गिर जाए या बढ़ जाए, ठीक है, ऑडी की प्राइस गिर जाए या बढ़ जाए, वो पहले भी खरीद रहा था प्राइस गिरने से पहले, और प्राइस गिरने के बाद भी खरीदेगा। तो अमीरों के लिए जिसकी इनकम लेवल हाई है, उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक होती है, ठीक है ना। प्राइस गिरने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, या प्राइस में इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। भाई मर्सिडीज की प्राइस जितनी भी गिर जाए, ऑडी की प्राइस जितनी, तब भी वॉरेन बफेट और स्टीव जॉब खरीद कर पाएंगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपके जैकमा वगैरह, सही है, तो वो खरीद कर पाएंगे। लेकिन मर्सिडीज की प्राइस बहुत भी गिर जाए ना, तो गरीब बंदा तब भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसकी इनकम लेवल इतनी नहीं है। तो दोनों सिचुएशन में डिमांड इनइलास्टिक। पहला पॉइंट था वो प्राइस लेवल के हवाले से था, प्राइस ऑफ गुड से रिलेटेड था। दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर से रिलेटेड है। खामोशी क्या बता रही है, कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही? खामोशी को क्या समझू मैं, हाँ में या ना में? आप लोग ला में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि साइलेंस इज एन एग्रीमेंट, शायद पढ़ भी लिया हो आप लोगों ने। साइलेंस इज एन एग्रीमेंट पढ़ा है ना ये चीज, कॉन्ट्रैक्ट ला में। तो आपकी खामोशी को मैं एग्रीमेंट में समझू, सही है जी। कंज्यूमर्स लॉयल्टी, यार अगर एक कंज्यूमर एक ब्रांड के साथ वफादार हो, ठीक है ना, उस ब्रांड की प्राइस जितनी भी बढ़ जाए ना, तब भी वो उसकी डिमांड करेगा, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर लॉयल है उस प्रोडक्ट के। भाई आईफोन की प्राइस जितनी भी बढ़ जाए, और जिसको आईफोन का नशा लगा हो ना, तो उसने आईफोन ही खरीदना है, ठीक है, वो पे प्राइस की केयर नहीं करता। हालांकि उसूलन क्या होना चाहिए था कि प्राइस बढ़ जाती है और आप उस प्राइस के रिस्पॉन्स में क्या कर लेते, प्राइस में चेंज आया, फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ गई, आप उसके रिस्पॉन्स में क्या करते, आप उसकी डिमांड खत्म कर लेते। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन तब भी आप डिमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर लॉयल्टी उसकी डिमांड की इनइलास्टिक है। तो ठीक है, अगर उसकी इनकम, उसका कोई लॉटरी निकला है इमरान, अब वो गरीब तो नहीं रहा ना, अब तो वो अमीर बन जाएगा ना, अब तो वो गरीबों को कैटेगरी से निकल आया ना, सही है जी। अब तो वो गरीबों की कैटेगरी से ले आया, अगर वो खरीदने की सलाहियत रख लेता है तो बस फिर ठीक है, फिर तो उसके लिए फिर इलास्टिक हुआ ना, वो तो फिर अमीर की कैटेगरी में आया ना। मैं आपसे ये कहूं कि बंदा गरीब है तो उसकी इनकम में कितना इजाफा हो, एक बंदा क्लर्क है, वो अब 9 से 10 स्केल में इंप्रूव हुआ, तो तब इसका तो मतलब नहीं है कि वो मर्सिडीज ले पाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो थोड़ा करप्टेड हो, सही है इमरान। तो फिर कैटेगरी ही चेंज हुआ ना, तो वो तो पूरे ग्रुप से रिच ग्रुप में आ गए ना भाई, सही है इमरान। जी जी, कंज्यूमर लेयर, इमरान अब क्लियर है आपको पॉइंट, ये कंज्यूमर लेयरिटी में कोई इशू, इस पॉइंट में कोई इशू? जी जी जी, दोनों के लिए इनइलास्टिक है भाई। कौन सा वाला पॉइंट इमरान, कंज्यूमर लॉयल्टी वाला? जी जी, मैं ऐसा कहता हूँ, अगर एक बंदा ब्रांड कॉन्शियस हो, ठीक है ना, वो ब्रांड से उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, तो अगर उस ब्रांड की प्राइस बहुत भी बढ़ जाए, सही है जी, तो तब भी वो उसकी डिमांड करेगा। उसकी प्राइस में चेंज आया, लेकिन उसकी डिमांड में चेंज नहीं आया। उसमें क्या होना चाहिए था कि प्राइस तो बढ़ जाती, लेकिन उसके डिमांड में डिक्रीज आता है, उसमें तो ये होना चाहिए था ना। लेकिन प्राइस बढ़ भी गई और फिर भी वो धड़ाधड़ डिमांड करे उस प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर लॉयल्टी है और उसके लिए ये इन इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक है प्रोडक्ट उसकी, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है कंज्यूमर लॉयल्टी में, सही है।
तो एक बंदा अगर ब्रांड के साथ, फॉर एग्जांपल एक बंदा वो लॉयल है गुल अहमद के साथ, वो गुल अहमद के कार्टन और वगैरह पहनता है, सही है जी, तो उसकी प्राइस जो भी बढ़ जाए तब भी वो डिमांड करेगा। हालांकि प्राइस में तो चेंज आया लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, सही है जी, तब भी वो डिमांड कर रहा है। अगर प्राइस बढ़ती और डिमांड डिक्रीज कर लेता तो वो फिर उस प्रोडक्ट उस प्राइस में रिस्पॉन्स कर लेता और तब उसके लिए ये डिमांड इलास्टिक होती। लेकिन कंज्यूमर रियलिटी के सिचुएशन में क्या है, डिमांड इन इलास्टिक है। अब इमरान जी, अब टाइम, यार टाइम की भी बात होती है। फॉर एग्जांपल एक चीज, अगर एक चीज फॉर एग्जांपल उसने मेडिसिन की मिसाल दी है कि मेडिसिन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा बीमार हो, अल्लाह ना करे, और उसको मेडिसिन की जरूरत होती है, ठीक है ना, तो मेडिसिन की प्राइस जो भी हो तब भी उसने मेडिसिन खरीदनी है और डिमांड उसके लिए होगा इन इलास्टिक, क्योंकि वो उसकी डिमांड को तर्क नहीं कर पाएगा। बिल्कुल 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 हो सकता है कस्टम और ट्रेड में भी इस तरह हो सकता है। सही है सदीक, सही समझे आप। तो अगर एक टाइम टाइम की बात होती है ना, वो वक्त वक्त की बात होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कभी मेडिसिन आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, सही है जी, आप उसको तर्क नहीं कर सकते वो उस मेडिसिन को, क्लियर, एक बंदा मरीज है और उसको मेडिसिन की जरूरत है तो वो उसको तर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसके लिए डिमांड इन इलास्टिक। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई ऐसी चीजें जो कि फॉर द टाइम बीइंग वो उसको डिनाई कर सकता है, उसको तर्क कर सकता है, तो उसके लिए डिमांड इलास्टिक। कहने का मतलब है कि अगर एक टाइम पे एक चीज बहुत जरूरी हो और उसके बगैर गुजारा नहीं होता तो उस टाइम उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक। लेकिन अगर एक टाइम ऐसा है कि आप कहते हो कि यार मैं अभी इसको तर्क करके ना बाद में खरीद लूंगा, अभी मुझे इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये भी वो नेसेसिटीज की सिचुएशन में आ जाता है ना,